एक बात तो आप जान गए होंगे, सिखों ने अपने दम पर दुनिया भर में ऐसा नाम कमाया कि आज सिखों की पताका पूरी दुनिया में लहरा रही है। और आज एक ऐसे ही देश की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने हजारों भूकंप झेले, हजारों आपदाएं झेली, फिर भी वहां के लोगों ने अपने जीवन को इतनी कठिनाइयों के बाद, इतने खतरों के बाद भी सबसे सेफ देश का दर्जा दे दिया, जहां के लोग इतने मेहनती होते हैं कि बार बार गिरने के बाद भी फिर से संभल जाते हैं, फिर से अपने घरों को, अपनी जिंदगी को बनाने में लग जाते हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो परमाणु बम झेल लिए, लेकिन आज दुनिया के ये सबसे विकसित देशों में से एक है। जिंदगी इतनी सादी है कि लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल से जिंदगी बढ़ा ली। मजबूरी में बच्चे कम और बूढ़े ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान जो कि एक बौद्ध बहुल देश है, लेकिन फिर भी यहाँ भारतीय सिखों ने अपनी मेहनत और साहस के दम पर अपनी खास पहचान बनाई हुई है। जापान के कोबे और टोक्यो दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज सिख धर्म का परचम लहरा रहा है। अपने इस वीडियो में हम टोक्यो में मौजूद एक मिनी पंजाब के बारे में बात करेंगे, जो ये बताता है कि आखिर कैसे सिख धर्म चाहे कहीं भी चले जाए, वो अपनी मजबूती को हर जगह बुलंद कर लेता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। सिखिज्म बियॉन्ड इंडिया की तमाम वीडियोस हमने आप तक पहुंचाई। कौन सी वीडियो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब जापान में सिख धर्म की बात होती है तो असल में ये 19वीं सदी की शुरुआत में ही सिख समुदाय के पहले शख्स पूरन सिंह जापान में पढ़ने के लिए गए थे और वहीं रह रहे बौद्ध भिक्षु बन गए। लेकिन जब कपूरथला के राजा जगजीत सिंह ने 1903 से 1904 के बीच जापान का दौरा किया, जो वहां की संस्कृति से बेहद प्रभावित हुए। 1905 में माई ट्रैवल इन चाइना, जापान एंड जावा नाम की किताब भी लिखी गई थी, यानी कि सिखों के लिए जापान हमेशा से बेहतर जगह रही। वहीं जुलाई 1910 में मुल्तान के केसर सिंह ने जापान की तरक्की के नाम से एक संस्करण लिखा था। जापान का आधुनिकीकरण और डेवलपमेंट ऐसा था कि लेखक ने तारीफ करते हुए भारत को जापान की तरह सोचने का सुझाव दे दिया था। हालांकि विश्व युद्ध के बाद सिख सैनिक जापान के योकोहामा में बस गए थे, लेकिन जब 1923 में ग्रेट कांटो भूकंप आया तो बहुत त्रासदी हुई, जिसके बाद सिख कोबे चले गए। धीरे धीरे सिखों ने जापान के कई इलाकों में बसना शुरू कर दिया और वो जापान के स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में भारत की सेना ने जापान के खिलाफ युद्ध किया, जिसके कारण कई सिख सैनिकों को जापान की सेना ने मार दिया था। हालांकि 1942 में आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की जापान में सक्रियता के कारण सिख सैनिक आजाद हिंद सेना में सेवा करने लगे और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को भारत से बाहर निकालने के लिए जापानी साम्राज्य के साथ काम किया, जिस कारण जापान के साथ सिखों का रिश्ता और मजबूत हो गया। हालांकि कोबे के मुकाबले टोक्यो में सिख आबादी कम रही है। पहला गुरुद्वारा भी कोबे में ही 1952 में स्थापित किया गया था। हालांकि भारत की आजादी के बाद टोक्यो में सिखी की आबादी बढ़ी, लेकिन 1985 में एक सिख ने नरीता हवाई अड्डे पर बमबारी कर दी, जिससे टोक्यो में सिखों के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होने लगा और उनके साथ भेदभाव बढ़ने लगा। नस्लीय भेदभाव के कारण सिखों को टोक्यो छोड़ना पड़ा। एक आंकड़ा बताता है कि 1990 के दशक के आखिर में टोक्यो में 20,000 से 30,000 सिख रहा करते थे, लेकिन भेदभाव और अविश्वास के कारण ज्यादातर सिखों ने टोक्यो को छोड़ दिया और मौजूदा समय में करीब 500 सिख टोक्यो में रहते हैं। हालांकि टोक्यो में रहने वाले सिख प्रवासी जापानियों के साथ घुलने मिलने के लिए अपनी मूल कल्चर को छोड़ रहे हैं। खासकर जो जापान में सालों से रह रहे हैं, यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी मूल संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत से सिख हैं जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी परंपरा और संस्कृति के साथ ही रह रहे हैं। पंजाबी भाषा के प्रति लगाव और उससे जानने की ललक आप टोमियो मिज़ोकामी, जो कि एक जाने माने जापानी शिक्षाविद हैं, उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने गुरु नानक देव जी की जपजी साहिब रचना का जापानी भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया और कई सिख किताबों का अनुवाद भी किया, ताकि जापान के लोगों को सिख धर्म की महानता के बारे में पता चल सके। 2018 में उन्हें पंजाबी और सिख संस्कृति को बढ़ावा देने के
लिए उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। वहीं सिख पर्यावरण संगठन इको सिख ने गुरु नानक पवित्र वन को बसाने के लिए जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी की पेड़ लगाने की विधि को अपनाया, जो कि भारत और जापान के मजबूत रिश्तों और आपसी समझ को दर्शाता है। हालांकि कम होती संख्या के बाद भी 1999 में टोक्यो में सिख संगठन ने खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ पर टोक्यो गुरु नानक दरबार नामक गुरुद्वारे की स्थापना की, जो कि एक कार्यालय भवन के तहखाने में बनवाया गया है। हालांकि ये गुरुद्वारा महीने में एक बार खुलता है, लेकिन इस दौरान टोक्यो में रहने वाले सिख भारी संख्या में धार्मिक सेवाओं के लिए आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 में गुरु नानक दरबार टोक्यो गुरुद्वारे ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्थानीय भारतीय निवासियों और जातीय जापानी दानदाताओं से 5.2 मिलियन येन का चंदा जमा किया था, ताकि प्रभावितों की मदद की जा सके। मौजूदा समय में टोक्यो में रहने वाले सिखों की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले सिखों ने अपनी एकता और साहस का परचम पूरी दुनिया में लहराया है और हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई है। टोक्यो में सिखिज्म की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। टोक्यो कैसे एक छोटा सा मिनी पंजाब बन गया है, ये आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।